थैंक यू मनीष जी। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ के इस मंच पर जहां हम शानदार अपने 20 साल सेलिब्रेट करते हैं। तो जोरदार एक बात तालियों के साथ दोबारा स्वागत कर दिए मनीष सिसोदिया जी का। मनीष जी, अभी जो सबसे ज्यादा चेंज आया है वो इस कोर्ट के फैसले के बाद आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन में, क्योंकि फैमिली तो मैंने आपका देखा अभी कि कितना आप लोग रो रहे थे या किस तरीके का माहौल था, राजनीतिक जीवन में क्या चेंज आया? देखिए, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को 20 साल पूरा होने पे मैं बधाई देता हूँ। आपकी पूरी टीम को, आपके सभी एडिटर्स और सभी जो ब्रेन्स पीछे काम कर रहे हैं, सब लोग हार्ड वर्क के लिए। कोर्ट का फैसला 27 फरवरी को जो आया, और जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई पिछले 3 साल में जितनी कीचड़ उछाली गई थी, जितना झूठ बोला गया था, जितना कुछ बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करप्ट हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने चोरी की है, वो सारा का सारा अदालत ने कहा कि झूठा था, इस लायक भी नहीं है कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। तो इससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ा और हमें लगा कि 2013 में जिस जज्बे के साथ पार्टी बनाई थी, वापस उसी जज्बे के साथ हम लोगों के बीच फिर से उतर सकते हैं। हिम्मत अपनी जगह है, अंदर अपने मनोबल को बनाए रखना अपनी जगह है, लेकिन जब आपके ऊपर सामने 4 साल तक आपकी पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में रखा जाता है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है लगातार, मैं 1.5 साल अंदर रहा जेल में, 4 साल तक ये सब ड्रामा चलता रहा, तो कहीं ना कहीं लगता है, हमारे वॉलंटियर्स के बीच भी लगता होगा, क्योंकि उनको, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को जब बीजेपी का कोई वॉलंटियर कहता होगा तो वो कहता होगा कि भाई, हमारा वॉलंटियर कहता होगा सब कुछ साफ है, सच है, वो कहता होगा चलो कोर्ट में देखेंगे। आज हमारा वॉलंटियर कह सकता है, देखा कोर्ट ने भी बोला, वही बात बोली ना जो कह रहे थे, सच है, आम आदमी पार्टी सच्ची है। लेकिन हौसला बढ़ा। लेकिन अभी भी कुछ आपके जो विरोधी है उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से सारी चीजें पलटेंगी और दूसरी तरफ चीजें जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप वो अब भी लगाते हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर। देखिए, उनका बस चलता, भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चलता तो हमें 0 रुपए के घोटाले पे नहीं करते, वो 10,000 करोड़ के घोटाले में करते हमको। शुरू में उन्होंने यही कहा था 10,000 करोड़ का है, फिर बोले 1,000 करोड़ का है, फिर बोले 100 करोड़ का है, फिर अंत में कोर्ट ने कहा कि 0 रुपए का घोटाला है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अभी मैं एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे ही सुन रहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, संवैधानिक पद पे बैठी हैं, लेकिन बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से वो कह रही थी कोर्ट में सेटिंग हो गई होगी इनकी। यार, मतलब आप संवैधानिक पद पे बैठ के कह रहे हो कि कोर्ट सेटिंग करते हैं देश में? थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ा तो किसी संविधान में, किसी कोर्ट में आस्था रखो। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, सहमति और असहमति के प्रोविजन है, फिर आप ऊपर कोर्ट जाइए, ऊपर कोर्ट जाइए, ऊपर कोर्ट जाइए, हम भी असहमत होते हैं तो हम ऊपर कोर्ट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर आपके पक्ष में कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो सेटिंग हो गई है। क्या कह रही है रेखा गुप्ता जी? क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रेखा गुप्ता जी जो कह रही है वो सही है, कि नीचे की अदालत इस देश में सेटिंग से चलती है? रेखा गुप्ता जी बताएं, नरेंद्र मोदी जी बताएं, बीजेपी के कार्यकर्ता बताएं कि हाँ जी हमारी पार्टी मानती है कि जजेस सेट हो जाते हैं। अपमान है यार ये जुडिशरी का। आप सहमत असहमत हो सकते हो किसी जज के फैसले से, इसीलिए संविधान में बाबा साहब ने प्रोविजन दिए हैं, आप एक जज के फैसले से असहमत हो सकते हो एक लेयर पे, आपके पास दूसरी लेयर है। लेकिन आप बोलो सेटिंग हो गई है, ये तो ठीक शब्द नहीं है। अच्छा, जब आप रेखा गुप्ता जी का बात कर ही रहे हैं, तो वो ये कह रही थी, कल हमारे मंच पे कह रही थी कि भाई अगर ये पॉलिसी इतनी बेहतर थी तो फिर इसे बंद क्यों किया गया? एक समय पे लगभग आगे पीछे 2 राज्यों में ये पॉलिसी बनाई गई। दिल्ली में बनाई गई, दिल्ली में दिल्ली के एलजी साहब ने अफसरों को कह दिया अगर ये पॉलिसी चली तो सस्पेंड कर दूंगा। अफसर बेचारे क्या करते, उन्होंने कहा साहब पॉलिसी चेंज कर दो, नहीं तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। वही पॉलिसी पंजाब में पिछले 4 साल से चल रही है, और पंजाब का रेवेन्यू जो 6,000 करोड़ का होता था एक्साइज का, इस साल 12,000 करोड़ का हो गया है। अगर एलजी साहब और बीजेपी इसमें टांग नहीं अड़ाते तो आज दिल्ली का रेवेन्यू एक्साइज का कम से कम 15,000 करोड़ का हो गया होता। इससे दिल्ली वालों को कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने, लीडर्स ने, हम तो पॉलिटिक्स में जो झेला सो झेला। आप सोचिए कि दिल्ली में शराब माफिया पैसा कमा रहा है खुल के, इनके इस सो कॉल्ड मनोहर कहानी के चक्कर में। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की वो पॉलिसी चल रही होती तो दिल्ली सरकार को
शराब के व्यापारियों से 15,000 करोड़ रुपए मिल रहा होता, खा गए। अब बीजेपी तो अपना कह रही है, नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली वो पैसा दिल्ली की जनता का काम आता, स्कूल बनते, अस्पताल बनते और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता। लेकिन इनकी मनोहर कहानी और पॉलिटिक्स और सत्ता की हवस के चक्कर में दिल्ली की जनता का नुकसान हो गया। अच्छा, दिल्ली की जनता में वो एक पर एक फ्री वाली चर्चा भी खूब होती है। वो आपकी पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं था, कौन पॉलिसी मैंने पढ़ी, मुझे एक लगता पे है, एक फ्री कैसे मिली? मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ना ठेकों के सामने ही खड़े रहते हैं, और खासतौर से जो लीडर बोलते हैं, ऐसा लगता है हर वक्त ठेकों के सामने ही खड़े रहते हैं। मैंने पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा था कि एक के साथ एक फ्री होना है। उस पॉलिसी में लिखा था दिल्ली में कांग्रेस के रिजीम से के समय से चली आ रही जितनी दुकानें थीं उससे ज्यादा दुकानें नहीं खोली जाएंगी। झूठ बोलते हैं ना बीजेपी वाले, ये भारतीय झूठा पार्टी कुछ भी बोलने लगती है। एक दुकान नहीं बढ़ी, बल्कि कांग्रेस के रिजीम में जितनी दुकानें थीं उसके हमने तो कांग्रेस से पावर में आए थे, कांग्रेस के समय से आधी दुकानें हमारी नई पॉलिसी के दौरान खुली, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक के साथ एक फ्री की पॉलिसी नहीं थी। किसी दुकान पे किसी ने स्कीम चला दी, वो पॉलिसी थोड़ी ही है। कोई दुकान वाला आपस में कंपटीशन में कोई स्कीम चला रहा है और बीजेपी वाले वहां खूब टल्ली होकर घूम रहे हैं, तो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। अच्छा, उसमें एक फ्री में कुछ लोग आपकी भी तारीफ कर दिया करते थे कि एक पे एक फ्री मिल रही है, हालांकि खैर वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं था वो कल। अच्छा, आप अब दिल्ली पे कितनी नजर रख रहे हैं? रेखा गुप्ता का बजट आपने देखा, आप 75,000 करोड़ का करते थे, वो 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर चली गई। देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, हाँ। और दिल्ली ने अपने इस छोटे से एक आम आदमी को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, इसका ऋण तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। हम लोग तो राजनीति में कौन पूछता था, आए और दिल्ली के लोगों ने गले लगा लिया, दिल में बिठा लिया। 3 बार शपथ ली है मंत्री पद की, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद की। तो दिल्ली पे नजर नहीं रखते, हम दिल्ली में जीते हैं, हम दिल्ली वाला होने को एंजॉय करते हैं, हम दिल्ली की लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर काम है मेरा, मेरे पार्टी ने मुझे पंजाब में भेजा हुआ है, फिलहाल मैं पंजाब में काम करता हूं। हफ्ते में 2 दिन मैं दिल्ली में होता हूं, दिल्ली की अपनी टीम से, दिल्ली के लोगों से मिलता जुलता हूं। रेखा गुप्ता जी के बजट पे आपने बात की, देखिए, इन्होंने जब शुरुआत की थी चुनाव की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च 2025 को सरकार बनने दो बीजेपी की, दिल्ली की सारी महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए महीने आने लगेंगे 8 मार्च से। 2025, 8 मार्च 2026 भी निकल गया। रेखा गुप्ता जी कहती घूम रही हैं वो तो मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। लेकिन वो बजट में रख रही हैं, पिछले बजट में उन्होंने 5100 करोड़ रुपए रखे, बजट में रखती हैं, महिलाओं के खाते में नहीं डालती। ये तो और चोरी है। बोले मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। अब प्रॉब्लम आ गई, यमुना साफ करने चले थे, यमुना साफ नहीं हुई। प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 गुनी कर दी गई, एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं करवा पाए इन्होंने जो फर्जी कानून बनाया। यमुना पे देख लीजिए, पॉल्यूशन पे देख लीजिए, हर चीज पे, अभी बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं दिल्ली में, हर चीज पे केवल और केवल इनसे पूछो जी 1 साल में क्या किया, आपने तो कहा था महिलाओं को पैसे देंगे, बोले केजरीवाल। इनसे पूछो जी प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ गई, केजरीवाल खराब है। हर चीज का जवाब केजरीवाल खराब है। इनके आता वाता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। 1,000 करोड़ का आपने बजट बताया। हाँ, 1,00,000 1,00,000 करोड़ का। दिल्ली में हमने 25,000 करोड़ के बजट से शुरू किया था, और मैं उस समय वित्त मंत्री नहीं था, आतिशी जी मुख्यमंत्री थी उस वक्त तक। 78,000 करोड़ के बजट पे ले जाके छोड़ा था। लोन 1 रुपए का नहीं लिया, कहीं से बाजार से कर्जा नहीं लिया। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने पहले ही आके भोपाल में कहा 1,00,000 करोड़ का बजट है। फाइनली पैसे तो थे नहीं, वापस आ गई 70-80 हजार करोड़ के आरी पे। उसके बाद में अब क्या कर रही हैं, फिर से पता नहीं, मैं अखबारों में पढ़ रहा था 20,000 करोड़ रुपए लोन ले रही हैं। भाई, आप अपनी सत्ता की हवस के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के लोगों के सर पे लोन क्यों बिठा रहे हो? दिल्ली की सरकार का इतिहास रहा है कि कभी दिल्ली की सरकार ने लोन नहीं लिया। दिल्ली की सरकार हमेशा प्रॉफिट में रही है। आप सरकार को घाटे में डाल के दिल्ली के लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हो। वो कल हमारे मंच पे थी, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहती हूँ, और बहुत सारी, जैसे यमुना का मुद्दा उठाया आपने, गाजीपुर लैंडफील्ड का मुद्दा है, ये तमाम काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किए 12 साल में, इसलिए मैं अब इनके लिए काम कर रही हूँ और इसमें रिजल्ट दूंगी।
कहीं तो दे दें। फिर केजरीवाल, उनसे कुछ भी पूछ लो, यमुना केजरीवाल, स्कूल केजरीवाल, अस्पताल केजरीवाल, दवाई केजरीवाल, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल, बस मार्शल केजरीवाल, पॉल्यूशन केजरीवाल। भाई अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो भूल गई है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उनको लगता है मैं केजरीवाल नाम का मंत्र जपती रहूंगी और मेरी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा, दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग कहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री है। साइकिल दे रही हैं लड़कियों को 9th में। साइकिल मतलब इस पे लोगों की अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो योजना बनाए दिल्ली के लिए, मतलब इसको मैं कैसे देखता हूं, मैंने भी अखबार में योजना पढ़ी थी कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अमूमन, अब जैसे मयूर विहार है, मयूर विहार का कोई बच्चा अगर कनॉट प्लेस के, इंडिया गेट के आसपास के किसी स्कूल में पढ़ता है, कैन यू इमेजिन कि मयूर विहार से, मंडावली से, लक्ष्मी नगर से कोई बच्चा साइकिल पे चढ़ के इंडिया गेट के किसी स्कूल तक आ सकता है और सेफ रह सकता है? माँ बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा उसके, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल। लार्जली दिल्ली में 1000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जो दिल्ली सरकार के, फिर कुछ केंद्रीय विद्यालय, और साल में 1100 मिला के, सारे मिला के। लार्जली गवर्नमेंट स्कूल उतनी दूरी पे हैं जहां बच्चे पैदल जाते हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर। वहां भी साइकिल कैसे चलेगी? ये एक रोमांटिसिज्म ऑफ ऑफरिंग साइकिल टू किड्स। मतलब बच्चे आधा किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं यार, आप उनको साइकिल दे दोगे? जिन गलियों से वो निकल के जाते हैं कितनी अनसेफ है वो। मुझे तो लगता है किसी साइकिल की बड़ी कंपनी से इनकी सेटिंग हो गई होगी। ये तो कहती है जजों से सेटिंग हो गई होगी, मुझे लगता है साइकिल की किसी बड़ी कंपनी से सेटिंग हो गई होगी, साइकिल खरीदने के लिए किया जा रहा है सब। अब आम आदमी पार्टी क्या इस पे मीम बनाने वाली है? क्योंकि आप रेखा गुप्ता पे मीम बहुत बनाते हैं, और सौरभ भारद्वाज आपके दिल्ली के अध्यक्ष, वो जब देखो रेखा गुप्ता पे मीम बना रहे होते हैं। और वो कल इस पे कह भी रही थी कि भाई ये बेरोजगार हो गए, इसलिए मैंने इन्हें काम दे रखा मीम बनाने का। बहुत अच्छा है। वो ऐसे काम 5 साल करती रहेंगी और 4 साल और करती रहेंगी, जनता उनके ऊपर मीम बनाती रहेगी। दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगी, वही जनता उनके तारीफ के लिए पुल कसीदे पढ़ेगी। नहीं करेगी, मजाक बनाएंगी, AQI की, AIQ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं उसको, वो फिर क्या बोलेगी जनता? मीम ही बनाएगी। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ जाए यार, सरकार में है। मनीष जी, पंजाब आप बहुत जा रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से या फिर बड़े नेता जो पंजाब जाते हैं वो इस बात पे सवाल बहुत उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो लोग हारे, बड़े बड़े नेता, वो आजकल पंजाब जा रहे हैं, पंजाब की इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बातें आपके खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब के वॉलंटियर्स के घर खाना खाता हूं, पंजाब के किसी गेस्ट हाउस में भी रुक जाता हूं, पंजाब के मंत्रियों के भी घर में रुक जाता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग हैं। पर इससे किसी को प्रॉब्लम क्या है? अगर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता से किए हुए सारे वादे पूरे कर लिए, और केजरीवाल जी अपनी टीम में से किसी को भेजते हैं और कहते हैं भाई देख के आओ, हमने जनता से जो वादे किए थे सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देख के आओ, सहयोग करो सरकार का, अगर जरूरत पड़ती है कहीं मंत्रियों के साथ, MLAs के साथ, देख के आओ जनता खुश है कि नहीं खुश है। यही काम है प्रभारी का, मैं तो वही कर रहा हूं। तो विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठाता है? मतलब तमाम नेता, अभी मैं देख रहा था बीजेपी के कई नेता गए, उन्होंने आप पे इस बात पे सवाल उठाए कि भाई दिल्ली से आ गए और पंजाब को लूट रहे हैं। ये दिल्ली से आगे वाले पे मुझे लगता है मैं कुछ बोलूं उससे पहले भगवंत मान जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, जो लोग ये चिल्लाते हैं कि जी दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए, बोले अमित शाह कौन सा मलरकोटला से आए? अमित शाह भी दिल्ली से आए है ना? राहुल गांधी कौन सा डेरा बस्सी के पैदा हुए हैं? राहुल गांधी भी दिल्ली से गए। तो जो लोग दिल्ली दिल्ली करते रहते हैं उनको देश से प्यार नहीं है, उनको अपनी राजनीति और सत्ता की हवस से प्यार है। पंजाब भी भारत है, दिल्ली भी भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है यार, इसको भारत के रूप में लो। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो आप एक फॉर्मूला लेके आए थे कि भाई हमारे यहां जो भी नेता आएंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। तो अभी मैं पंजाब में देख रहा हूं वो फॉर्मूला नजर नहीं आता। आपके मंत्रियों पर एक अधिकारी आरोप लगाता है, सुसाइड कर लेता है। उससे पहले मेरे पास पूरी लिस्ट है, विजय है, फौज सिंह है, अमित रावत है, जसवंत सिंह है, अरोड़ा है। ये सब वो लोग हैं जो सरकार में MLA बने, मंत्री बने, और उसके बाद में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखो, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, और कट्टर ईमानदारी के लड़ते हुए ही आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। अब कोई आदमी अब आम आदमी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो कोई
किसी नोबल मतलब अलग तरीके के प्रोफेशन से हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई काम कर रहा है अपना, या किसी पार्टी है, निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि भाई वो करप्ट ना हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का ना हो। लेकिन फिर भी किन परिस्थितियों में किसका मन डोल जाएगा? डोल गया कुछ लोगों का। पार्टी तब खराब होती है और हम अपने प्रिंसिपल से तब डिगे होते जब हम कह रहे होते भाई देख तेरे ऊपर आरोप लगे, हम तेरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, तू पकड़ा गया करते हुए, तेरे ऊपर ये शिकायतें देखी, तेरी रिकॉर्डिंग, और हम तेरे को बचाएंगे, तो गलत होता। आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी के किसी भी एमएलए और मिनिस्टर को लेके जीरो टॉलरेंस लेके चलती है। हम ये कभी नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में जो आया है, आम आदमी पार्टी क्या बोलते हैं बीजेपी वाले उसको, लॉन्ड्री की धुलाई मशीन, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ धुलाई मशीन टाइप का कुछ, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जनता भी यूज करती है कि पूरे देश के सारे करप्ट लोगों को उठा के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लाती है और कहती है वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि गलती से भी कहीं कुछ गड़बड़ करेगा जेल जाएगा, हमारी पार्टी का एमएलए हो, मिनिस्टर हो। आम आदमी पार्टी का प्रिंसिपल यह है कि पार्टी में कोई करप्शन करेगा, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, प्रूफ आया जेल में भेज दिया। केजरीवाल और भगवंत मान बख्शते नहीं है, दिल्ली में भी नहीं बख्शा और वहां भी नहीं बख्शेंगे। हमारी ताकत इसमें है। कोई आदमी आएगा वो करप्ट नहीं होगा, आई विश कि ऐसा हो जाए, लेकिन कोई करप्ट होगा और वो पार्टी में बना रहेगा, वो सत्ता में बना रहेगा, ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देती। अच्छा, जब आप पंजाब की बात करें तो जाहिर तौर पे पंजाब के लोग देख रहे होंगे इस समय, सोच रहे होंगे कि वो 1,000 रुपए उन्हें कब मिलेंगे। जो सवाल आपने दिल्ली में रेखा गुप्ता से उठाया कि 2500 कब मिलेंगे, पंजाब में कब मिलेंगे? हमने 5 साल का वादा किया था और 5 साल में सारे वादे पूरे कर दिए, अभी मिलने वाले हैं। कितने दिन में? कोई डेट आप बता पाएंगे? आज अनाउंस कर दिया, वो मान साहब की सरकार उसका पूरा बजट में अनाउंस करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने वाली है। मैं भी पीछे पूछ रहा था भगवंत मान साहब से, बोले कि बस ऑलमोस्ट बैसाखी पे रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। अच्छा, एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्ची निकालते हैं आपने देखा उन्हें? पर्ची निकाल के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। और आजकल मैं देखा हूं अरविंद केजरीवाल ने भी एक पर्ची निकाल दी है, कह रहे हैं 2026 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। तो पर्ची कहां से आ गई इनके पास? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पर्ची तो मुझे नहीं पता, पर उनका एक बेसिक इंस्टिंक्ट मैंने देखा है उनके पास होता है, वो काम करता है। हम सब भी बहुत, जब भी कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार उनके इंस्टिंक्ट से चल रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है यार कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कहते हैं होगा, और वही हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अंदर उनको ये सच्चाई की एक ताकत है, वो विपश्यना करते हैं, वो सच्चे आदमी हैं, वो देश के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके मन में ना मैल नहीं है। तो जब मन में मैल नहीं होता है और आदमी कुछ इस तरह के इंस्टिंक्ट से बात करता है तो सच हो ही जाता है। केजरीवाल जी की बात इसलिए अक्सर सच हो जाती है। तो हम लोग भी अपने बारे में पूछ लेंगे क्या आने वाले? पूछ लेना, मुझे नहीं पता वो इंडिविजुअल्स के बारे में कहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में उनकी एक इंस्टिंक्ट काम करती है। और बहुत बार मैंने देखा है कि वो, हम सब लोग भी जब सोच रहे होते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, अल्टीमेटली वही सच पाया जाता है जो केजरीवाल जी की इंस्टिंक्ट बोल रही थी। अच्छा, एक वक्त था जब आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत आरोप लगाया करते थे, फिर वे वक्त आया कि आपने उनका नाम लेना बंद कर दिया। दिल्ली के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, आपने बिल्कुल नाम लेना बंद कर दिया। अब जब से आप आरोप मुक्त हुए हैं, फिर से मैं देख रहा हूं आपका ट्विटर भी मैं डेली चेक करता हूं, सुबह उठती पहला ट्वीट उधर के ही होता है। ऐसा क्यों? मतलब रणनीति बदली है क्या आपने कुछ? देखो यार, पिछले 2-3 साल में से लगभग 18 महीने तो मेरे जेल में ही रहे, और मैं वहां तो ट्वीट करना तो छोड़ो, मैं 8x4 की कोठरी में रहता था, ट्वीट देख भी नहीं पाता था, बस आपका चैनल दिखता था वहां पे। अच्छा, खबरें देखता रहता, इसलिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखिए आप, इसलिए हमने आपको बुलाया है कि आप जेल में ही वहां देखते थे हमें। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को सवालों के जवाब तो देने चाहिए। देश के लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, और देश के लोग व्हाट्सएप से भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी उनके पास, और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सूचनाएं पहुंच सकती हैं, और उनका लोगों का अपना एनालिसिस हो सकता है कि यार ये सही है कि गलत है। मतलब अमेरिका बताता है हमको कि जी मैंने भारत और पाकिस्तान को बिठा के सिंदूर बंद करा दिया है। यार भारत सरकार को, भारत की सेना को तय करना चाहिए, अमेरिका तय कर रहा है क्या? क्या वाकई अमेरिका तय कर रहा है? एक भारतीय के नाते तो मुझे खराब लगता है। क्या वाकई अमेरिका ने 1 महीने की इजाजत दी थी हमको? मतलब भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि 1 महीने की इजाजत दी थी, अमेरिका की इजाजत पे चल रहा है भारत सरकार। डॉलर 94 रुपीज, मतलब मोदी जी ने किसी टीवी इंटरव्यू में कहा था हम 140 करोड़ लोगों की पावर तय करेगी कि रुपए की कीमत क्या होगी। आज किसकी पावर तय कर रही है कि डॉलर 94 रुपए पहुंच गया?
नरेंद्र मोदी जी को इन सब बातों के जवाब देने चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के एजेंट नहीं हैं। भारत के लोगों ने उनको अमेरिका की एजेंसी चलाने के लिए नहीं चुना, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है। और उनको प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता को बताना चाहिए कि ये डॉलर इसलिए बढ़ रहा है और मैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं जब पहले कहता था गलत था, मैं अमेरिका गलत। एक दिन आपने सुना नरेंद्र मोदी जी ने संसद से लेके किसी चुनावी भाषण तक में कहीं कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो भारत के बारे में बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाते हैं। कहते हैं मैं भारत को इजाजत देता हूं, मैंने भारत को रोक दिया, मैंने भारत की सेना को रोक दिया। यार, एक सोवरेन कंट्री के नागरिक होने के नाते शर्म आती है मुझे, और शर्म और ज्यादा आती है जब भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, एक बार नहीं कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं। गलत कर रहे हैं वो। भारत सरकार कई मुद्दों पे अमेरिका को लेकर बोलती रही है, कई कई चीजों पे बोलती रही है, ठीक है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो खट्टे मीठे से रहते हैं। अभी आपको लगता है क्या किसी विधानसभा चुनावों में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे होंगे कि जैसे आपने लोकसभा चुनाव में लड़ा? नहीं, कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है कहीं भी। आप कभी भी कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा में आप लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस क्यों, देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मंच पे आके, वो किसी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं था। हरियाणा विधानसभा में कोशिश कर रहे थे आप लोग? हमारा कोई गठबंधन नहीं था। कोशिश की खबरें तो आप लोग पता नहीं किस किस चीज की चलाते रहते हो। 3 साल तक चलाई मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, नहीं निकला। तो ये खबरों में मत जाइए जो टीवी पे चलते हैं। चलिए, खबरों की जब आप बात कर रहे हैं तो एक खबर बहुत चल रही है राघव चड्ढा को लेकर। देखिए, सब लोग हंस रहे हैं, सब जानना चाहते हैं राघव चड्ढा से दूरी आप लोगों ने बनाई कि राघव चड्ढा ने बनाई? हालांकि मेरे सूत्र बताते हैं कि शुरुआत आप लोगों ने करी। इसमें दूरी का मसला नहीं है। हाँ। देखिए, आम आदमी पार्टी अब एक बढ़ती हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। सब लोग अलग अलग समय पे, कोई फ्रंट पे होकर खेल रहा होता है, कोई बैक पे खेल रहा होता है, कोई किसी समय फ्रंट पे भूमिका, अलग अलग समय पे। आज राघव चड्ढा फ्रंट पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी से दूरी बना के बैठा है। और मैं इंडिविजुअली बोलूं, जब राघव चड्ढा कुछ मुद्दे उठाते हैं देश की संसद में, तो मैं भी उनको बताता हूं यार ये अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, राघव चड्ढा को जो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अगर वो फ्रंट पे नहीं खेलने तो वो खेलेंगे ही नहीं। अब ये जानना, इंटरप्रिटेशन करना, गैस वर्क करना, वो आप सबका काम है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में अभी हैं, और आज वो कहीं जा तो नहीं रहे ना? मेरे ख्याल से तो नहीं जा रहे। बाकी उनसे वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, राघव चड्ढा को बुला के पूछिए ना। मेरे से जो भी पूछेंगे आपका गैस वर्क होगा। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank you so much. आज इतनी बड़ी दिन पे हमारे साथ आए। थैंक यू मनीष जी।